नमस्कार दोस्तों। चलिए, जैसे कि मेरा वचन था, सबसे पहले शुरुआत हम विज्ञान से करते हैं। मैं एक चीज यहां और ये क्लियर कर दूं कि क्योंकि जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो सामने भी हमारे विद्यार्थी बैठे हुए होते हैं, तो वो एक जीवंत संवाद होता है। मैं इधर से कुछ प्रश्न करूंगा तो सामने से उसका उत्तर मुझे मिलना है, पर यहाँ सिर्फ एक वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, तो यहाँ वो जीवंत संवाद शायद स्थापित ना हो पाए, या आप शायद कैमरे के उस पार से उस जीवंत संवाद को जीवित रख सकेंगे, लेकिन मेरी प्रतिभा पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह ना लगाया जाए। मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो शायद वो कोई और तरीका होता है, हंसी मजाक करते हुए लोगों के दिलों में झांक कर पढ़ाने की एक कला। लेकिन यहाँ क्योंकि विद्यार्थी मौजूद नहीं है, सिर्फ आप लोगों के लिए काम किया जा रहा है, इसलिए शायद ये दिक्कत आ सकती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको शुरू करते हैं। तो विज्ञान में पहला पाठ है दैनिक जीवन में विज्ञान। दैनिक जीवन में विज्ञान का मतलब ये हुआ कि हमारे आसपास चारों तरफ जो है वो विज्ञान बिखरा हुआ है। हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है, इसलिए ये चैप्टर लिखा गया। इस चैप्टर का अपने आप में अगर देखा जाए तो कोई महत्व तो नहीं है, और अगर अपने आप में देखा जाए तो बहुत बड़ा महत्व है। यह चैप्टर वैसे ही है जैसे आप किसी व्यक्ति के यहाँ ठहरने जाते हैं तो आप उसके द्वार पर खड़े होकर सबसे पहले बैल बजाते हैं और उसे अपना परिचय देते हैं कि मैं शर्मा जी का लड़का हूँ, या मैं शर्मा जी की लड़की हूँ, या मैं गुप्ता जी का लड़का हूँ, गुप्ता जी की लड़की हूँ। उससे क्या होता है, आपको उस घर में प्रवेश मिलता है। तो ये चैप्टर जो है ये आपको विज्ञान का महत्व समझाएगा। जब 5वीं से 6ठी कक्षा में कोई विद्यार्थी आता है तो वो थोड़ा सा तो अपने आप को बड़ा महसूस करता है, इसलिए विज्ञान की समझ को डेवलप करने के लिए ये चैप्टर लिखा गया है। इसका अपने आप में एक महत्व है, हंसी मजाक करते हुए इसको पढ़ा जाएगा। तो विज्ञान में इस चैप्टर की शुरुआत जो होती है वो यहां से होती है कि एक लड़की है सीमा, वो अपनी शिक्षिका से ये प्रश्न करती है कि सेब क्यों गिरते हैं, ये क्यों होता है, वो क्या होता है। तो शिक्षिका इसे इस तरीके से समझाती है कि विज्ञान अपने आप में कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगर आपने कहीं पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना शुरू कर दिया, या आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने की कला को सीख गए, तो आप ये समझ लीजिए कि विज्ञान आपके लिए सिर्फ एक खिलौना बनकर रह जाएगी। आप सबसे पहले एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए कि ऐसा क्यों, ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। अगर आपने अपने आप से एक बार ये प्रश्न कर दिया, फिर आपका दिमाग जो है वो समस्या का हल ढूंढने में लग जाएगा। बस यही विज्ञान को समझने का एक तरीका है। मैंने इधर विज्ञान इस चैप्टर में जितने भी हमें टॉपिक पढ़ने हैं वो लिख दिए हैं। मैं एक एक करके इस टॉपिक को डिस्क्राइब करूंगा, उसके बाद हम इसके प्रश्नोत्तर भी करेंगे, लिखित में करेंगे। कॉपी बनानी ही है तो उसमें आप करेंगे ये कि आप वीडियो को बीच में पॉज करके, जब वो प्रश्नोत्तर लिखवाए जा रहे होंगे तो आप बीच में वीडियो को पॉज करेंगे और उसे अपनी नोटबुक बनाएंगे, उसमें प्रश्नोत्तर कॉपी में उतारेंगे। वो आपकी फेयर कॉपी होगी जो विद्यालय में आप अपने अध्यापक से जांच भी करा सकते हैं उसकी। तो आइए, सबसे पहले जो आपका टॉपिक दे रखा है, दरअसल मैंने आपसे कहा कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने की यदि आपने कला सीख ली तो विज्ञान आपके लिए सिर्फ एक खेल रह जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है जैसे कि अगर मैं किसी समस्या को एक ताला मानूं, जैसा आप जानते हैं कि एक ताला होता है, उसकी एक चाबी होती है। अगर आपने समस्या को एक ताला मान लिया तो उसका हल जो है वो एक चाबी है। अगर मैं ये कहूं कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो वही चाबी है जो उस ताले को खोलने वाली है, तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप हर एक में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं। तो चलिए, पहला टॉपिक में शुरू करता हूं। पहला है दैनिक जीवन में विज्ञान। पहला है दैनिक जीवन में विज्ञान। यहीं से शुरू करते हैं। यहीं से शुरू की जाती है। यदि आप अपने आसपास देखें, अपनी नजर दौड़ाएं, तो आप पाएंगे कि आपके और पास चारों तरफ जो है वो विज्ञान ही विज्ञान बिखरी हुई है। जैसे मैं अगर इस कमरे में देख पा रहा हूं तो मेरे सामने एक मोबाइल है, यानी कि एक मोबाइल ये लीजिए, ये क्या है, विज्ञान की देन होगी। और जैसे मैं ये देखूं कि इस कमरे में एक पंखा लगा हुआ है, तो फैन जो हो गया वो भी एक विज्ञान की देन है। सबसे पहले अगर आप लोगों ने आज भी देखा होगा तो हाथ से करने वाले पंखे बनाए जाते थे।
और इस कमरे में यदि मैं देखूं तो कुछ बल्ब है, बल्ब मान सकते हैं, लीजिए मैंने तीसरा नंबर लिख दिया बल्ब। तो बल्ब जो है वो भी विज्ञान की देन है। सबसे पहले बिजली बनाई गई। विज्ञान आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण हो सकता है ये सिर्फ आप एक बार नजर घुमाकर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर एक मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले हम लोग पैदल चलते थे। पैदल के बाद फिर आपने देखा होगा, आपको भी शायद थोड़ा बहुत याद हो कि हम लोगों ने बैलगाड़ी चलते हुए देखी थी, जिसमें आगे बैल लगा दिए जाते थे, पीछे एक हम लोग लकड़ी की गाड़ी बना दिया करते थे। उससे थोड़ा सा विज्ञान और आगे आया। पहिए घूमते थे, पहिए के घूमने में एक विज्ञान है। किस तरीके से उसका ढांचा बनाया जाए जिसे हम डल्लप बोलते हैं, ताकि वो बैलों के ऊपर भी कम भार करे और आसानी से चल भी सके, उसमें भी एक विज्ञान है। बैलगाड़ी के बाद फिर हमने साइकिल बनाई। अब साइकिल में आप देखिए विज्ञान कहाँ कहाँ है। साइकिल में एक चेन होती है, वो चेन जब आप पैडल मारते हैं तो उस चेन की बदौलत जो होता है वो दोनों पहिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि पहियों का घूमना विज्ञान, उस चेन का लगाना विज्ञान। आपका पैडल का क्या किस तरीके से ढांचा होता है, जैसे ये साइकिल आया, इसका एक पैडल ऐसा होता है और एक पैडल ऐसा होता है। तो इस तरीके से पैडल लगाए जाएं, ये भी अपने आप में एक विज्ञान है। और पहिए की जो उसमें पहिया लगा हुआ होता है उसका, अब देखो पहिया इसी तरीके से क्यों बनाया गया, गोल पहिया क्यों बनाएगा, पहिया गोल ही क्यों बनाएगा, ये भी अपने आप में विज्ञान है। पहिया ऐसे भी बना सकते थे, इस तरीके के, जैसे इसमें रिम लगी हुई होती, इस तरीके से पहिए ना बनाने के पीछे कारण ये रहा कि अगर आप इसको चलाएंगे तो देखो पहले ये ऐसे चलेगा, फिर ये ऐसा पलटेगा, यानी कि फिर ये ऐसा करके आ जाएगा, फिर ये ऐसा आ जाएगा, तो चलने में उतनी सुगमता नहीं होगी ना। और जबकि आप देखें कि एक ये पहिया है तो ये अपने आप जब घूमता हुआ जाएगा तो आसानी से चला जाएगा, यहाँ विज्ञान है। उसके बाद आप देखेंगे कि बाइक या मोटरसाइकिल आई, वो अपने आप में एक विज्ञान है। क्या था, आप पेट्रोल डालेंगे, पेट्रोल अंदर जाके जो है वो आग पकड़ेगा, उस पेट्रोल में जितनी भी ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी, वो इंजन तक आएगी। इंजन अपने आप में एक विज्ञान है, इंजन तक आएगी, उस पेट्रोल के जलने से आपकी गाड़ी चलेगी। कितनी तेज चलानी है कितनी नहीं चलानी है, एक हाथ में आपके ब्रेक रहेंगे और एक हाथ में एक्सेलरेटर रहेगा, तो ये अपने आप में एक विज्ञान है। उसके बाद आप देखेंगे कि एरोप्लेन बनाए गए, यानी कि देखिए एरोप्लेन, एरोप्लेन का बनना अपने आप में एक विज्ञान हो गया। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब, हर एक चीज जो है वो विज्ञान है। तो दैनिक जीवन में विज्ञान की यही देन है। जैसे कि रेलगाड़ी, अब आप रेलगाड़ी देखें, रेलगाड़ी में हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने पटरी बिछाई। पटरी लोहे की हो या लकड़ी की हो, ये अपने आप में एक विज्ञान था। उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि ये लोहे की ही होनी चाहिए तभी हमारा काम करेगा। उसके बीच बाद हमने लकड़ी के गत्ते लगाए, यानी कि ये तो हमने लोहे की बना दी, और फिर ये गट्टे जो थे वो लकड़ी के लगाए। तो इसमें विज्ञान ने हमारी मदद करी। उसके ऊपर से हमने गाड़ी दौड़ाई, उसमें विज्ञान ने मदद करी। आप देखेंगे कि सबसे पहले बात करने के लिए हम लोग पत्र लिखते थे, उसके बाद फिर वो नंबर डायल करने वाला फोन आया, शायद आपने देखा होगा। उसके बाद फिर मोबाइल फोन आए। मोबाइल फोन पहले बहुत बड़े हुआ करते थे, फिर मोबाइल फोन छोटे हो गए, अब टच स्क्रीन वाला आ गया है। तो ये क्या है, ये सारी चीजें क्या है, विज्ञान की देन है। इससे ये पता चलता है विज्ञान का हमारे जीवन में क्या महत्व है और कितनी महत्वपूर्ण है। आज यदि आप देखें तो हमारा जीवन विज्ञान के बगैर संभव ही नहीं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कई क्षेत्रों में विज्ञान की भूमिका। तो मैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में कुछ क्षेत्र दिए गए हैं उन्हें लेकर समझा देता हूं आपको कि इनकी क्या क्या भूमिका है। जैसे पहला दे रखा है भोजन। तो भोजन में विज्ञान की क्या भूमिका है। सबसे पहले जो था वो मिट्टी का चूल्हा बनाया जाता था, आपको याद होगा, आज भी गांव में रहता है। अब हम क्या करते हैं, अब हमने एक गैस बना रखी है, एक सिलेंडर बना रखा है, जिसमें हम एलपीजी भरते हैं। क्या भरते हैं, एलपीजी। लाइए मैं इसको मिटा देता हूं। पहला है भोजन में, यानी कि भोजन में इसका क्या महत्व है। तो पहले क्या होते थे, पहले मिट्टी के चूल्हे होते थे जो इस तरीके से बनाए जाते थे। यहाँ पर हम लोग लकड़ियां लगा देते थे और यहाँ पे आग लग जाती थी। लेकिन अब क्या होता है, अब आप अपने घरों में देखेंगे कि अब एक प्रॉपर इस तरीके के चूल्हे होते हैं।
इनमें बीच में इस तरीके से लगी हुई होती है, एक पाइप होती है, एक ये सिलेंडर होता है। इसमें इस पाइप के जरिए जो होती है वो गैस जाती है, ठीक है। तो अब हम इस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि इसमें जो था वो धुआं धक्कड़ होता था, जबकि यहाँ जो है वो धुआं धक्कड़ नहीं होता है, यानी कि हमने प्रदूषण में जो है वो मदद ली। दूसरा आपका है कृषि। अब आप दूसरा देख सकते हैं कृषि में इसका क्या महत्व है। कृषि यानी कि सबसे पहले आपने देखा होगा कि आगे दो बैल लगाते थे और एक हल, यानी कि आपका हल पहले इस तरीके से हुआ करता था, नीचे इसमें इस तरीके से हुआ करता था। सबसे पहले तो कांधे पर रखकर जो है वो इस तरीके से जो है हल कांधे पर रखकर, जैसे आपने पुरानी मूवीज में देखा भी होगा, पुरानी पिक्चरों में देखा होगा, तो कांधे पर कोई व्यक्ति रखता था तभी चलता था। उसके बाद हमने जो है वो बैल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब हमने बैल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उसके बाद अब क्या होता है, अब हम यही काम करने के लिए ट्रैक्टर लेते हैं, और उसमें ट्रैक्टर में क्या होता है, इस तरीके से हम लोग थ्रेशर लगा देते हैं, इस तरीके से हम, और ये ट्रैक्टर में आगे जुड़ता है, ये इस तरीके से खींचता हुआ जाता है और ये वही काम करता है जो वो करता है। तो हमने कृषि में इसका महत्व देख लिया। दूसरा देखिए यातायात में, मैं आपको यातायात में बता चुका हूँ। यातायात यानी कि पहले हम क्या करते थे, बैलगाड़ी वगैरह से चलते थे, अब हम प्लेन में चल सकते हैं, अब हम रेलगाड़ी से चल सकते हैं, बस से चल सकते हैं। चौथा है मनोरंजन। मनोरंजन में इसका क्या महत्व है। मनोरंजन में इसका आप महत्व देखेंगे कि सबसे पहले क्या होता था, सबसे पहले अगर मनोरंजन के नाम पर कुछ होता था तो गांव में रामलीला हो जाया करती थी, या मेला लग जाया करता था, दशहरा का लगे चाहे किसी चीज का लगे, रामलीला पूरी रात नौटंकियां चलती थी। यह मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। आज मनोरंजन के साधन क्या है, आज आपके घर में टीवी है, टीवी में हमने एक डिश लगा रखी है जो ऊपर से सिग्नल कैच करती है, उसकी छतरी जो है वो, जैसे ये डिश की छतरी हुई, ये ऊपर से आसमान में सिग्नल करेगी और ये वायर के जरिए आपकी जो है वो टीवी में इसको उतार देगी। तो ये विज्ञान है। आज आप मोबाइल फोन में कर सकते हैं, आज आप गाने सुन सकते हैं। पहले सिर्फ एक संगीत किसी उत्सव पे ही बजाया जाता था, आज लगभग आप हर एक शादी में देखेंगे कि संगीत के बगैर शादियां पूरी नहीं होती। आपका छठा मान लीजिए अगला है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है। चिकित्सा के क्षेत्र में देखिए आप कितना बड़ा महत्व है। पहले क्या होता था, पहले अगर किसी व्यक्ति की कोई चोट लग जाए, जैसे सपोज कीजिए कि जैसे आप मानकर चले कि किसी व्यक्ति का हाथ टूट गया, तो पहले वो क्या करते थे कि एक लकड़ी इधर ली, एक इधर ली, एक इधर ली, लकड़ी लेकर उस पर कपड़ा बांध दिया करते थे, उससे उसका हाथ जुड़ जाता था। आज क्या है, बने हुए प्लास्टर आ रहे हैं, जैसे आप सिर्फ इस तरीके से लगा लेंगे और आपका हाथ यूं ही स्थिर हो जाएगा। दूसरी बात, अगर कुछ गलत हो गया है तो या तो वो हाथ काटना पड़ता था या कुछ, लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि हम लोग ऑपरेशन भी कर लेते हैं। तो ये विज्ञान का महत्व है। शिक्षा में देखिए आप, शिक्षा में पहले क्या होता था, जैसे आपने अभी अभी रामायण आ रही थी या महाभारत आ रही थी, तो आपने उसमें देखा होगा कि एक गुरु जो थे वो बैठ जाया करते थे और उनके छात्र जो है वो उनके सामने बैठकर वो कुछ बोलते रहते थे और वो सिर्फ उसको ग्रहण करती थी। कभी कभार लिखने उखने का भी बहुत ही कम प्रचलन था, लेकिन आज आप देखेंगे कि शिक्षा में आपके पास कॉपी है, कई तरीके के पेन हैं, पेन में भी वैरायटीज हैं, और ये तो तरीका हुआ कि आप शिक्षा को शिक्षा की तरह ले रहे हैं, लेकिन अब शिक्षा ने अपने आप को मनोरंजन में परिवर्तित कर दिया है। यानी कि अब आप घर पर बैठकर मोबाइल में अपनी पाठ्य पुस्तक पूरी कर सकते हैं। जैसे मैं जो करा रहा हूं वो शिक्षा का एडवांस वर्जन है, यानी कि ये शिक्षा में विज्ञान आ गया। शिक्षा में विज्ञान इसी को कहेंगे कि मैं फोन से उसको रिकॉर्ड कर रहा हूं और आप लोगों के फोन में वही जो है वो पूरे चैप्टर का चैप्टर आ रहा है। तो ये विज्ञान का अपना महत्व है। अब हम तीसरे टॉपिक पर आ जाते हैं। और तीसरा टॉपिक है कि समस्याएं क्या हुई, हमें समस्याएं क्या हुई विज्ञान से। तो जैसा हम सबको पता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब आप सिक्का उछालेंगे तो या तो आपका चित आना है या फिर आपका पट आना है। तो अगर किसी चीज के फायदे हैं, उस चीज के नुकसान भी हैं। तो विज्ञान से हमें नुकसान क्या हुए, मैं वो बताता हूं। जैसे आप लेकर चलिए कि आपने
आपने यातायात में सबसे पहले क्या किया, बस बना ली, कार बना ली, प्लेन बना लिए, ठीक है, ये विज्ञान का महत्व हो गया। लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ कि बस में जो पेट्रोल या डीजल जल रहा है उससे क्या है, छोटे छोटे कण निकल रहे हैं जो प्रदूषण फैला रहे हैं। यानी कि विज्ञान ने प्रदूषण को बढ़ावा दिया। विज्ञान ने क्या किया, प्रदूषण को बढ़ावा दिया। दूसरी चीज देखिए, आप देखेंगे कि सबसे पहले कुएं खोद दिए जाते थे। कुएं में से क्या होता था, जैसे जमीन के नीचे हमने कुएं खोद दिए, ऊपर हमने क्या किया, एक पुली लगा दी। अब यहां पर बाल्टी से हम उसको पानी ऊपर करेंगे, तो क्योंकि हमें अपनी लेबर करनी पड़ रही है, तो हम ये सोचते थे कि पानी जो है वो जितना कम इस्तेमाल किया जाए उतना ही ठीक रहेगा, वरना हमें ज्यादा पानी कुएं से निकालना पड़ेगा, यानी कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अब हमने क्या किया, अब हमने उसको जो है एक स्विच में परिवर्तित कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, एक सबमर्सिबल का स्विच दबाते हैं, सबमर्सिबल चल जाता है, उसके बाद पानी जो है वो अपने आप नीचे से जो है वो ऊपर आ जाता है और हम लोग उसको टंकी वगैरह में इस्तेमाल कर लेते हैं। अब हम टंकी खुली हुई छोड़ देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, टंकी आपको जहां कहीं भी खुली हुई दिखाई दे आप उसे तुरंत बंद करें। अगर आप 5 मिनट के लिए मुंह भी धो रहे हैं तो आप पहले टंकी खोलिए, अपना मुंह धोइए, टंकी बंद कीजिए, उसके बाद साबुन वगैरह लगाइए। तो आप पानी को बिल्कुल व्यर्थ ना करें, सबसे पहला मेरा आपसे निवेदन ये है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमने सिर्फ अपने आप को एक स्विच पे डिपेंड कर दिया। जैसे हम सिर्फ एक स्विच दबाएंगे और उसके बाद होगा ये कि पानी जो है वो ऊपर आ जाएगा। यानी कि हमने अपने आप को, जो हम लेबर करते थे, हमने उस लेबर को अपने आप को अलग कर लिया। अब हमें करना क्या है, इतना करना है। तो अब लिहाजा हुआ ये कि पानी का जो एक लेवल था, जैसे पहले आपने देखा होगा कि 40 फीट में जो है वो पानी आ जाता था। आपने घर में सुना होगा कि पहले पानी जो है 40 फीट का आता था, फिर हमने और सबमर्सिबल से पानी व्यर्थ कर दिया तो अब वो 60 फीट पे आना शुरू हो गया, अब 80 फीट पे आना शुरू हो गया, अब 100 फीट पे आना शुरू हो गया। एक समय ऐसा आएगा जब नीचे से पानी आना बंद हो जाएगा, क्योंकि हम व्यर्थ इतना कर रहे हैं। तो ये हमारा एक नुकसान था, इस नुकसान के बारे में हमने पढ़ा। हम अगला देखते हैं। जैसे हमने देखा कि चीजें खराब हो जाया करती थी, गर्मी ज्यादा पड़ी तो रात को बनी हुई सब्जी सुबह नहीं चल रही है, सुबह का शाम में नहीं चल रहा है, तो हमने क्या किया, हमने बनाया फ्रीज। जैसे हमने ये फ्रीज बना लिया, ठीक है, ये हमने बना लिया फ्रीज। अब हमने क्या किया, अब हमने देखो एक फ्रीज बनाने से सहूलियत तो हमें ये हुई कि हमारी सब्जियां चल जाती थी। ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय रहा कि हमने पाया क्या विज्ञान से। अब हमने खोया क्या विज्ञान से, आप ये देखिए। सबसे पहली चीज, हमने सब्जियों को ज्यादा मात्रा में बनाना शुरू किया, यानी कि अब हम आलस करने लगे। अब हम करते ही हैं कि सुबह सब्जी बना ली जाती है और उसको दोपहर में भी खा लेते हैं, फिर फ्रीज में रख देते हैं, फिर शाम को खा लेते हैं। यानी कि सबसे पहला तो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक रहा ये। दूसरी चीज, इसने हमें आलसी बना दिया, अब हम आलस कर रहे हैं कि एक ही वक्त बना रहे हैं। तीसरी चीज, जो इसमें से गैस निकलेंगी, भाई अगर कोई चीज ठंडी कर रही है तो कुछ तो ऐसा होगा ना, सिर्फ बिजली से तो ठंडा नहीं हो रहा होता। अगर बिजली से ठंडा ही हो रहा होता तो हम क्या करते कि एक बिजली का तार लगा देते, उसमें करंट छोड़ देते और कमरा ठंडा हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है ना, इसके अंदर एक गैस होती है जो एसी में भी होती है। एसी आपने देखा जो घरों में लगी हुई होती है, जिससे कमरा ठंडा रहता है। बहुत ज्यादा गर्मी में आप लोगों ने देखा होगा किसी घर में एसी चलती है, तो एसी में या फ्रीज में इन सब चीजों में से क्या होता है, कूलेंट निकलते हैं, यानी कि जो गैस निकलती है वो, उसका कितना बड़ा महत्व है, वो गैस निकलती है। तो हमारी, जैसे हमारी पृथ्वी है, अब ये ध्यान देने योग्य विषय है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, यहां कहीं हमारा होगा प्यारा भारत देश, ठीक है। अब इसमें हो क्या है, हमारे पृथ्वी की चारों तरफ एक आवरण है, एक लेयर है, ठीक है। उस लेयर में एक ओजोन की परत है, ये देख लीजिए ओजोन की परत, देखो ये ओजोन की परत है, इस पूरी पृथ्वी के ऊपर ये ओजोन की परत है। अब यहां से जो गैसें निकली तो उसने ओजोन की परत को ऐसा खराब करना शुरू किया। ये आपको दिख रहा है ओजोन की परत खराब हो रही है, देखो सब जगह। अब हुआ क्या, जैसे सूरज था, इस ओजोन की परत का काम क्या था, ये सन हो गया। अब इसका ये था, जैसे ये जो आ रही है रेज, जब ये ओजोन की परत थी तो हो ये रहा था, जब ये ओजोन की परत ठीक ठाक थी
तो ये आ रही थी और ये ऐसा करके लौट जाती थी। यानी कि हमारी पृथ्वी पर जो तापमान था वो बढ़ नहीं रहा था, लेकिन अब हमने धीरे धीरे इसको क्या किया, इन्हीं गैसेस की वजह से खराब हो गई। तो अब जो रेज आती हैं वो पृथ्वी तक आ जाती है। अब क्योंकि पृथ्वी तक आ रही है तो अब पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जो है वो इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, अब गर्मी पड़ रही है। तो अब उससे हो क्या रहा है, एक तो मौसम में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया। अब हमने देखा था कि पहले जाड़े जो थी वो दिसंबर में पड़ती थी। हमारे वक्त में लगभग 25 साल पहले दिसंबर में जो है वो जाड़ों की छुट्टियां होती थी, लेकिन अब वही जाड़े जो है वो जनवरी में, या तो जनवरी में पड़ना शुरू हो गए हैं या फरवरी में पड़ते हैं। तो यानी कि 2 महीने शिफ्ट हो गए। बहुत जल्द शायद ऐसा भी हो कि जाड़ों की छुट्टियां जो है वो तो जून में हुआ करेंगी और गर्मी शिफ्ट होते होते दिसंबर में आ जाएगी। यानी कि आप लिहाफ जो है वो तो जून में उड़ा करेंगे और दिसंबर में क्या किया करेंगे, आप एसी चलाया करेंगे। तो ये भी हो सकता है, ये हमारी वजह से ही हुआ है, किसी दूसरे पे दोष नहीं देना चाहिए। अब इसकी वजह से क्या हुआ, हिमालय पे जो पर्वत है, हिमालय पर्वत जो है जिसपे उस पर बर्फ है, या और भी दुनिया में जहां कहीं ऐसे पर्वत हैं जहां बर्फ है, तो तापमान बढ़ने की वजह से वो पानी सा पिघल पिघल के आ रहा है। तो उससे हो क्या रहा है कि अगर ये तापमान इसी तरीके से बढ़ता रहा तो एक दिन 6 मीटर समझते हैं, 1 मीटर इतना होता है, 6 मीटर पानी हो जाएगा पूरी पृथ्वी पे। तो ये इसका एक दोष निकला। अगला टॉपिक है हमारा वैज्ञानिक खोजों में वैज्ञानिकों का योगदान, यानी कि किस किस वैज्ञानिक ने क्या क्या काम किया। तो इधर हम लिख लेते हैं वैज्ञानिक और इधर लिख लेते हैं उन्होंने क्या क्या काम किया, उनका काम या योगदान। तो अब देखिए, पहला आपके में दे रखा है जगदीश चंद्र बोस, यानी कि जगदीश बोस। जगदीश बोस ने क्या किया, पौधों की संवेदनशीलता, यानी कि पौधों के ऊपर काम किया, पौधों की संवेदनशीलता। पौधों की संवेदनशीलता क्या होती है, पौधों की संवेदनशीलता होता है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पौधों का निरीक्षण किया। इन्होंने पौधों को इस तरीके से देखा कि अच्छा तुम हरे हरे हो, तुम काले हो। फिर इन्होंने देखा कि यार ये पौधा तो बढ़ रहा है। फिर इन्होंने क्या किया, जैसे हम लोगों की एक धड़कन चलती है, इन्होंने पौधों के अंदर एक धड़कन महसूस की, उसे बताया भी। तो इनका योगदान था जगदीश बोस का, पौधों की संवेदनशीलता। अगले हैं हमारे सीवी रमन साहब, सीवी रमन। ये सब भारतीय हैं, ये भी भारतीय, जितने भी आएंगे अभी भारतीय आएंगे। सीवी रमन ने क्या किया, उन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन दिखाया। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के आसपास एक एटमॉस्फेयर है, यानी कि वो चीज है जिसमें हम सांस लेते हैं। अगर ये ना हो तो फिर हम शायद बगैर सांस लिए मर जाएंगे। तो जो सूरज की किरणें जो आती हैं, जैसे एक लाइट आई सूरज की, ये देखो ये है, तो इन्होंने ये बताया कि एटमॉस्फेयर में पड़ने के बाद एक सूरज की लाइट जो है वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। 7 रंग कौन कौन से हैं, विब जियोर, विब जियोर, यानी इससे हो गया वॉयलेट, यानी कि बैंगनी, ब्लू, इंडिगो, ग्रीन हरा हो गया, येलो, ऑरेंज, रेड। यानी कि एक इंद्रधनुष में जितने कलर होते हैं वो सब कलर हैं ये। अगर आपने इंद्रधनुष देखा होगा तो आपने ये सारे कलर उसमें देखे होंगे। इंद्रधनुष क्यों बनता है उन्होंने ये बताया। दूसरी बात कि क्यों आसमान हमें नीला दिखाई देता है, जबकि आसमान तो क्या है, सिर्फ एक गैस है। मैंने अभी यहाँ बनाया था ना, आसमान सिर्फ गैस है, फिर क्यों नीला दिखाई दे रहा है हमें। जब हम पानी हाथ में लेते हैं तो वो पानी हमें सफेद लगता है, लेकिन समुद्र का पानी हमें नीला क्यों लगता है। जैसे आप अगर कोई चित्रकारी करते होंगे, कोई अगर आप ड्राइंग बनाते होंगे तो उसमें नीला कलर रखते हो नहीं, तो वो क्यों हो रहा है, तो वो इसी की वजह से हो रहा है। यानी कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर, उसमें जब एक लाइट चलती है तो ये अर्थ में जो छोटे छोटे कण होंगे उनकी वजह से ये 7 उसमें विभाजित हो जाएगी, इन्हीं 7 कलर से, इन्हीं 7 रंगों में हो जाएगी। तो ये सीवी रमन ने बताया। इसके बाद है रामानुजन ने क्या किया, संख्या का सिद्धांत बताया था। उसके बाद है हमारे मेघनाथ है, ये आपके सब पुस्तक में रखे हैं, आपको सिर्फ पढ़नी है।
श्री शारदी ने क्या किया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताई थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है श्री शारदी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है जैसे कि कुछ, जैसे पानी है, हमने सिर्फ एक पानी बोल दिया कि ये पानी है, लेकिन पानी में दरअसल सिर्फ एक पानी नहीं है, वो उसकी केमिकल कंपोजिशन है H2O योग, 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं, यानी कि इस तरीके से H H और O होता है। अब ये H2O, अब तुमने देखा होगा कि पानी की बूंद जो है वो आपस में जुड़ी हुई होती है, तो ये किस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं, इसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो उसे किसने बताया था? उन्हें, उसे रमन साहब ने जो संज्ञा बताया था इसके एक्टिव ऑफ राइट, इन्हें बताया था श्री शारदी ने, श्री शारदी ने। तो आप इस तरीके से इसे याद रखेंगे। जहांगीर बाबा ने परमाणु यानी कि एटम, हर एक चीज जो है वो बहुत छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनी हुई होती है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि एक ये बल्ब है, इस बल्ब में भी छोटे छोटे एटम मिलकर बने हुए होंगे। ये छोटे छोटे कांच के एटम ने कांच का वो बनाया होगा, जो लोहे का फिलामेंट है उसने लोहे का बनाया होगा, और जो इसके हैं उसमें इस वाले मेटल के ये छोटे छोटे एटम होंगे। तो इन्होंने एटम के बारे में बताया था। ऐसी हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड के बारे में बताया था। सुब्रम चंद्रशेखर ने खगोल विज्ञान यानी कि एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताया था, खगोल विज्ञान। कल्पना चावला ने अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में बताया था। अब ये भारतीय हो गए। अब इसी तरीके से कुछ हैं, एडवर्ड जीनर ने बनाया था वैक्सीन। जैसे मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान का क्या महत्व है, तो एडवर्ड जीनर ने क्या किया, जैसे कि पहले क्या होता था, चेचक एक बहुत ही भयानक बीमारी थी। उस चेचक बीमारी से व्यक्ति, महामारी हुई तो उसमें बहुत सारे व्यक्ति जो है वो मर गए। उसके बाद इसी तरीके की वैक्सीन बनाई गई कि सिर्फ एक इंजेक्शन लगाओ और उस बीमारी से निजात पाओ। तो वो काम एडवर्ड जीनर ने किया। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक होती है। जैसे हमारे शरीर में एक क्षमता होती है, जैसे हम अपने दरवाजे पर एक लठ लेके एक चौधरी साहब खड़े कर दें कि भाई कोई भी अगर हमारा दुश्मन आए तो उसे सबसे पहले लठ से मारो और उसे भगा दो। तो हमारे शरीर में भी ऐसे छोटे छोटे चौधरी साहब बैठे हुए होते हैं। अब जब हम बीमार हो जाते हैं तो वो चौधरी साहब लड़ रहे होते हैं। अब कुछ चौधरी साहब मर भी जाते हैं क्योंकि लाखों की संख्या में होते हैं। तो जो पेनिसिलिन होती है वो उनके अंदर वही छोटे छोटे चौधरी साहब होते हैं, वो लठ लेके पहुंच जाते हैं, हम बाहर से उन्हें दे रहे हैं, फिर वो किसी बीमारी पे काबू पा लेते हैं। गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन बनाया। आपने देखा होगा कि हम लोग ऐसे करके आंखों से देखते थे दूरबीन से, यानी कि जो दूर की चीजें वो पास दिखाई देगी, तो वो गैलीलियो ने काम किया। इस तरीके से आइजैक न्यूटन साहब एक बाग में बैठे हुए थे, उन्होंने सेब को नीचे गिरते हुए देखा, तो उन्होंने ये प्रश्न किया, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रश्नवाचक चिन्ह आपको जीवन में लाना है, तो उन्होंने ये प्रश्न किया कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर भी तो जा सकता था। उससे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये पता लगाया कि जो हमारी पृथ्वी है उस पृथ्वी की अपनी वो सारी चीजें अपनी तरफ खींचती है। तो गुरुत्व आकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका इन्होंने बताया था। तो इस तरीके से ये हमारे वैज्ञानिक खोजों में वैज्ञानिकों का योगदान। तो मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि इसके प्रश्नोत्तर कर दिया हमने। तो सबसे पहला आपका प्रश्न है, सही विकल्प छांटकर लिखिए। तो पहला है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, तो इसका जो बी यानी कि दूसरा ऑप्शन है वो है न्यूटन ने, इसका सही आंसर ये है। दूसरा है कि वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है, तो इसका उत्तर है जिज्ञासा। जिज्ञासा जो है वो वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। तीसरा है भारतीय वैज्ञानिक हैं, तो इसमें 4 दे रखे हैं। एडिसन ये भी विदेशी हैं, मैडम क्यूरी विदेशी, गैलीलियो ये दूरबीन वाले वो भी विदेशी हैं। हरगोविंद खुराना जो हैं वो भारतीय हैं, विदेशी नहीं है। तो इसका जवाब हरगोविंद खुराना। चौथा है ओजोन परत में छिद्र का कारण है। मैंने आपको बताया था ओजोन बनाकर तो वायु प्रदूषण के कारण हो रहा है वो, तो इसका तीसरा जो है वो सही है। आपका दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है 2 भारतीय और 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो 2 भारतीय वैज्ञानिकों के नाम है जगदीश बोस, मैंने आपको पढ़ाया था, और सीवी रमन ने वो बताया था कि इंद्रधनुष वाली बात 7 रंगों में टूट जाती है। 2 विदेशी वैज्ञानिक एडवर्ड जीनर
तो एडवर्ड जीनर ने वैक्सीन बनाई थी ताकि हम लोग जो है वो बीमारी से निजात पा जाए। और न्यूटन ने सेब के गिरने से बात बताई थी। तो ये हो गए। अगले प्रश्न पे आते हैं हम। अगला है मिलान कीजिए। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या किया था? प्रक्षेपण शास्त्र किया था। प्रक्षेपण शास्त्र क्या होता है कि जैसे हम लोग अंतरिक्ष में जो है वो रॉकेट भेजते हैं, आपने देखा होगा कि रॉकेट भेजा गया या सैटेलाइट भेजी गई, तो वो कैसे उस रॉकेट को कैसे प्रक्षेपण करना है, इसमें नीचे वो लगाएंगे हम, तो ये आकाश में उड़ जाएगा। इस सब का विज्ञान एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था। मैडम क्यूरी ने क्या रेडियम का दिया था। रेडियम एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके अंदर से किरणें निकलती हैं। तो वो किरणें क्या करती हैं हमारे शरीर में, जैसे आपने सुना होगा कि इससे कैंसर हो गया, उससे कैंसर हो गया, तो इसकी इजाद मैडम क्यूरी ने करी थी। वोल्टा एक व्यक्ति थे जिन्होंने विद्युत सेल देखा था। विद्युत सेल क्या होता है? आपने देखा होगा कि हम सेल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक सेल जो थे विद्युत वाले, वो वोल्टा ने किए थे। माइकल फेराडे, उन्होंने डायनामो बनाया। डायनामो से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी बनती है, यानी कि बिजली बनती है। होता क्या है कि डायनामो जो होता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरीके से एक होता है गोल गोल चक्कर टाइप का। तो जब चाहे हवा चले, या आपने देखा होगा कि पवन चक्की होती है। पवन चक्की क्या होती है? एक बहुत ऐसा करके लगी हुई होती है, आपने देखा होगा, पिक्चर में देखा होगा। जब हवा चलती है तो ये इस तरीके से घूमती है। जब ये घूमती है तो इसके अंदर यहाँ डायनामो लगा हुआ होता है। वो डायनामो क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी बना देती है। या कहीं जब पानी का बहाव तो बहुत तेज हो, जैसे कि हिमालय से नदियां गिरें या कहीं से झरना गिरता हो, तो वहां भी हम ये लगा देते हैं जिससे कि हमारी बिजली आ जाती है। गैलीलियो ने दूरबीन, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि गैलीलियो ने जो था वो दूरबीन का इन्वेंशन किया था। आपका चौथा प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है एक दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है, तो वो है एडुसैट। एडुसैट एक उपग्रह का नाम है जो भेजा गया है, वो शैक्षणिक कार्य में मदद करता है। दूसरा है वायु यातायात का साधन है, तो वायुयान लिख दिया मैंने इधर। वायुयान जो है यानी कि जो एरोप्लेन है वो यातायात के साधन है। तीसरा है यूरिया के अत्यधिक उपयोग से कौन सा प्रदूषण होता है? मृदा प्रदूषण होता है, यानी कि मिट्टी जो होती है वो धीरे धीरे करके बंजर होती जा रही है। अभी उसके लिए हमने क्या किया है? अभी हमने जैविक खाद का इस्तेमाल करना शुरू किया है, यानी कि जो गाय के गोबर वगैरह होते हैं उससे मिलकर जो खाद बनाई जा रही है। प्राचीन काल में महान शल्य चिकित्सक थे, तो इनका नाम है सुश्रुत, पीछे आपके दे रखा है। पांचवा है हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। अमेरिका ने विश्व युद्ध में जीतने के लिए परमाणु बम जो है, इन दोनों जापान की ये जगह है, जापान में परमाणु बम गिरा दिया था। उसके बाद हुआ ये था कि इन सबके जीन में जो था वो चेंज हो गया, यानी कि कम से कम 50-60 साल तक अगर कोई माँ बच्चा पैदा करती है तो वो लूला लंगड़ा इस तरीके से पैदा हो रहे थे। तो पांचवा प्रश्न है दूर देशों की घटनाओं की सचित्र जानकारी देने वाला साधन का नाम लिखिए। तो ये आप लोग भी बता सकते हैं कि टेलीविजन यानी कि टीवी एक ऐसा साधन है जिससे हम अमेरिका में क्या हो रहा है या फ्रांस में क्या हो रहा है या चाइना में क्या हो रहा है वो हमें पता लग जाता है। खा है विद्युत बल्ब के आविष्कारक, यानी कि जो हमारे घर में बल्ब जलते हैं रात को, उनका आविष्कार किसने किया था? उनका किया एडिसन ने। ये सब लोग आप एक दो बार अगर वीडियो देखेंगे तो ये आपको याद भी हो जाएंगे। छठा प्रश्न है किन्हीं दो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। अंतरिक्ष वैज्ञानिक से मतलब है वो वैज्ञानिक जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की। तो हमारी कल्पना चावला और दूसरे हैं राकेश शर्मा। राकेश शर्मा पहले गए थे, कल्पना चावला बाद में गई थी। कल्पना चावला जो है वो मर गई थी। प्रश्न 7वां है चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में क्या क्या प्रगति हुई है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। पहला एक्सरे करना, यानी कि हमारा हाथ टूट जाता है तो पहले एक्सरे मशीन नहीं थी, लेकिन अब हम पहले एक्सरे करवाते हैं, उसके हिसाब से प्लास्टर वगैरह करते हैं। दूसरा सीटी स्कैन करना, यानी कि अगर आप गिर जाते हैं और आपके सर में कोई चोट होती है तो सबसे पहले आपको एक मशीन में डाला जाता है जो ये पता लगाती है कि आपके दिमाग में कहीं खून का धब्बा तो नहीं जम गया है। अगर वो खून का धब्बा जम गया है तो पहले हम ऑपरेशन करते हैं। तो सीटी स्कैन करना। आपका 8वां और अंतिम प्रश्न है वर्तमान समय में संचार के माध्यम क्या क्या है। तो हम रेडियो से चीजें सुननी या देख सकते हैं, फोन से किसी से पता किया जा सकता है, या टीवी आदि देखा जा सकता है। तो ये आपका विज्ञान छठी कक्षा का पहला चैप्टर जो है वो पूरा हो गया है। मैंने अच्छी तरीके से उसको समझाने का प्रयास भी किया है और मैंने सब चीजें लिखी भी हैं। क्योंकि ये पहली क्लास है, ये पहला वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, इसलिए शायद थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अगली दफा जब आप देखेंगे तो शायद और बेहतर हो जाएगा। आप लोगों से निवेदन ये है कि आप सब अपने जो आपके
क्लासमेट्स हैं, जो आपके आसपास के बच्चे हैं, उन सबको ये वीडियो दिखाई जाए। और प्लीज़ आप कॉपियाँ ज़रूर बनाया कीजिए। आप कॉपियाँ बनाएंगे तो ये आप एक बार जब लिख लेंगे तो ये आपको याद करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी शायद।